हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम रिलैप्स प्रिवेंशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है आफ्टर केयर एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। तो लास्ट टाइम हमने एक मॉडल पढ़ा था जिसका नाम था ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, और उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी पर्सन जब अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है तो उसमें रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर उस पर्सन के कोपिंग स्किल्स जो हैं वो उतने हाई नहीं हैं। लेकिन अगर किसी के कोपिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, विल पावर बहुत अच्छी है, तो उसको रिलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो यही रिलैप्स वाली जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे मार्टलेट एंड गॉर्डन ने एक मॉडल बनाया है, रिलैप्स प्रिवेंशन मॉडल। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग रिलैप्स जो है वो 2 स्टेजेस में होता है। 2 स्टेजेस मीन्स अगर सपोज कोई हाई रिस्क की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, तो पहले तो लैप्स टेक्स प्लेस। लैप्स मीन्स मतलब जो गैप आ जाता है बीच में, थोड़ी देर का गैप आता है जो, एंड देन रिलैप्स टेक्स प्लेस, मतलब वापस पर्सन उसी सिचुएशन पे चला जाता है जहां वो ट्रीटमेंट से पहले था। सो देर आर 4 साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन लैप्स। 4 साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। ये इन्होंने अपने मॉडल को डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि हाई रिस्क सिचुएशन में अगर आपके कोपिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है और आप रिलैप्स नहीं करते हो वापस। अगर आपके इनकरेक्ट कोपिंग रिस्पॉन्स है, आप कोप नहीं कर पा रहे हो, आपकी सेल्फ एफिकेसी डिक्रीज्ड है, तो आप थोड़ी देर के लिए लैप्स करोगे। फिर क्या होगा? एब्सटिनेंस वायलेंस का मतलब है, वायलेशन का मतलब है हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को नहीं रोक रहे हैं उस चीज़ को लेने से, जैसे ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, तो हमने अपने एब्सटिनेंस को वायलेट कर दिया और उसकी वजह से हम वापस रिलैप्स हो गए उसी चीज़ में, मतलब वापस से हम वहीं पहुंच गए जहाँ से शुरू किया था। तो इस तरीके से अगर कोपिंग स्किल्स होते हैं तो हमारी एफिकेसी भी बहुत कम होती है, मतलब हमें अपने आप पे बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है कि हम वो चीज़ कर लेंगे, अपना बिहेवियर चेंज। थोड़ी देर का टाइम पीरियड गैप आता है लेकिन उसके बाद हम उस चीज़ को वॉयलेट कर देते हैं और वापस उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे पहले थे। तो इसकी जो 4 स्टेजेस हैं, इसमें सेल्फ एफिकेसी, आउटकम एफिकेसी, एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजालिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, सपोज आई एज अ रिहेबिलिटेटेड एडिक्ट एनकाउंटर अ रिलैप्स प्रोवोकिंग सिचुएशन। मतलब सपोज कोई ऐसा एडिक्ट है जिसने अभी रिहेबिलिटेशन करवाया है और वो अपनी उस प्रोसेस से होके आया है जहाँ से उसने अपने आप को ट्रीटमेंट करवाई है और उसने छोड़ दिया है अल्कोहल लेना, और वो उसको सपोज ऐसी सिचुएशन में आ जाता है वो वापस से जहाँ पे उसको वही सब चीज़ें दोबारा दिखने लगती हैं। सपोज वो किसी ऐसे अपने दोस्त से मिलने चला गया जो खुद भी एडिक्ट है और उसने उसको ऑफर किया फिर से ड्रग्स लेने के लिए, तो उनकी एफिकेसी जो होगी, डिटर्मिनेशन हो गई या विल पावर जिसको कह लो, वो डिसाइड करेगी कि वेदर आई कैन रेजिस्ट इन और नॉट, कि वो उसको रेजिस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर एक पर्सन है ए जो अभी ट्रीट होके आया है और जिसको बहुत एडिक्शन थी ड्रग्स की, लेकिन वो ठीक होके आ गया है, ठीक होके आ गया है उसकी, और उसकी आदत छूट गई है। अब वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है जिसका नाम जो बी है, बी, और ये खुद एक एडिक्ट है। इसके एडिक्ट होने की वजह से जब ये इससे मिलने जाएगा तो ये इसको ऑफर करेगा, ड्रग्स ऑफर करेगा, और ड्रग्स ऑफर करने की वजह से अब इसकी सेल्फ एफिकेसी पर डिपेंड करता है कि ये उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर इसके कोपिंग स्किल्स हाई होंगे, अगर इसकी एफिकेसी हाई होगी, तो ये इसको मना कर देगा। The outcome expectancy of drugs use also affects my decision. If I take drug this one time, what rationale do I use to explain my lapse? तो ये कह रहे हैं कि अगर सपोज वो ये ड्रग्स ले लेता है तो उसके पीछे वो क्या रैशनल, मतलब कि वो क्या लॉजिक लगाएगा कि इस टाइम पे उसने क्यों लिया ऐसा। इफ आई यूज एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, और या फिर अगर वो ये बहाना मारे एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, मतलब कि मेरे दोस्त ने मुझे दिया था जबरदस्ती, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस इज वन ओनली ओकेजन एंड वोंट बी रिपीटेड। तो ये एक वो अंदर रैशनल होना चाहिए, आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि अगर आप ये कह भी रहे हो कि ठीक है इस बार मेरे दोस्त ने मुझे ज़बरदस्ती दिया था इसलिए मुझे लेना पड़ा, लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बट इफ़ आई यूज़ इंटरनल एट्रीब्यूशन, लेकिन अपने आप के बारे में अगर आप सोचो तो इट इज़ माई फॉल्ट, आई कैन नेवर क्विट। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आप एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन करो, तो अपने दोस्त के ऊपर ब्लेम डाल दो कि इसने दे दिया था इस बार ही लेकिन दोबारा ऐसे नहीं होगा। या फिर क्या होगा, आप अपने आप को, अपने अंदर गलती ढूंढो कि मेरी अंदर
मेरी फॉल्ट है, मैं कभी क्विट कर ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, उससे क्या होगा, आपके जो चांसेस ऑफ रिलैप्स हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा आप उसको रैशनल देने के, मतलब उसको लॉजिकली सही बताने के बहाने ढूंढ रहे हो। कभी आप उसको दोस्त के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, कभी आप अपने उसको वो कर रहे हो कि मेरे से नहीं होगा। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम अ सिंगल लैप्स टू रिलैप्स, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक बार तो ले लिया, एक बार ले लिया है, ठीक है, आप सोच रहे हो दोबारा ऐसे नहीं करूंगा, एक टाइम यूज कर लिया आपने, लैप्स हो गया। अब क्या होगा, आपके रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। Transition from a single lapse to relapse is explained in terms of abstinence violation effect. After one or two lapses, the individual gets negative thoughts as I couldn't abstain from using drugs, I can never recover, I can never recover, I cannot quit. अब क्या होगा, जैसे आपने एक बार तो ले लिया, ठीक है, आपने उस टाइम अपने आप को मना भी लिया कि मुझे ज़बरदस्ती मेरे दोस्त ने दिया था, और अंदर ही अंदर आपको लग भी रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ, मैं कभी रिकवर नहीं हो पाऊंगा, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। अब इससे क्या होगा, आपकी जो एफिकेसी है ना वो कम होनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था उसको छोड़ने का वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। With lowered efficacy and rationalize that one can never free from drug dependence, relapse become inevitable। तो अब इस केस में क्या होगा, एक तो आपकी सेल्फ एफिकेसी डिक्रीज हो गई, ऊपर से आपने अंदर ही अंदर सोच लिया कि आपसे नहीं होगा, और इससे क्या होगा, आपका जो रिलैप्स होने का चांसेस है वो ऑब्वियसली चांसेस क्या, वो तो फिर होगा ही, इनएविटेबल हो गया है कि वो हो ही जाएगा रिलैप्स। तो वापस से आप उसी स्टेज पे आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। Abstinence violation effect is a self-fulfilling prophecy about one's inability to resist drug. Every time the prophecy gets fulfilled by lapses, the belief gets strengthened. Ultimately, the individual relapses. अब यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट है self-fulfilling prophecy। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चीज़ मान लेते हैं कि हम ये करेंगे तो हम वो करके भी दिखाते हैं। ये नेगेटिव के लिए भी हो सकता है, पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है। अगर सपोज आप एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से कि आप कर लोगे ऐसा, तो आप उसको करके दिखाते हो, लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर ये सोच रहे हो कि आपसे नहीं होगा तो आप फिर वो करते भी नहीं हो। तो यहाँ पे आप अपना ही एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को पूरा कर रहे हो, अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हो। तो जब भी आप लैप्स करोगे या जब भी आपको एक बार या दो बार ऐसा मौका मिलेगा, आपको कोई ऑफर करेगा कुछ और आप उसको ले लोगे, तो वो आपके अंदर एक ये बिलीफ आ जाएगा कि भाई मेरे से नहीं होगा, और एक्चुअली में आप रिलैप्स कर जाओगे। सो इट इज़ द टास्क ऑफ रिहेबिलिटेशन वर्कर टू हेल्प द क्लाइंट डील विद सच रिलैप्स प्रोवोकिंग सिचुएशन। अब इस केस में देखो कहाँ खराबी थी, सबसे ज़्यादा गलती यहाँ थी, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब वो उससे मिलने गया, सबसे बड़ी गलती यहीं थी। इसकी आदत छूट गई थी लेकिन वो मिलने गया और सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हो गई। तो ये जो रिलैप्स प्रोवोकिंग सिचुएशन है ना, रिहेबिलिटेशन वर्कर को वही रोकनी है कि कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि वो रिलैप्स प्रोवोकिंग सिचुएशन हो जाए। इंडिविजुअल नीड्स टू बी ट्रेन्ड इन प्रॉपर कोपिंग रिस्पॉन्सेज। अब उस केस में आप उसको कोपिंग रिस्पॉन्सेज सिखाओ। मान लो सपोज वो कहीं ऐसे जाता भी है, अब साथ साथ तो जा नहीं सकते हैं ये वर्कर्स, हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप साइकोलॉजिस्ट को साथ लेके चलो, लेकिन एक रिस्पॉन्स आपको आना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो तो आप कैसे उस चीज़ को रोकोगे, उसको कोप कैसे करोगे, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो दैट कोपिंग रिस्पॉन्स सिखाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, रेगुलर फॉलोअप मस्ट मॉनिटर। प्लस आप फॉलोअप भी करो रेगुलरली फ़ोन करके। एज अ साइकोलॉजिस्ट की मैं बात कर रही हूँ कि उसको फॉलोअप करना चाहिए, या रिहेबिलिटेशन वर्कर है जो कि जैसे हर एक हफ्ते बाद, डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा एडिक्ट था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार फ्रीक्वेंटली उसको फॉलोअप करना चाहिए। वर्चुअल रियलिटी इन रिलैप्स प्रिवेंशन। अब वर्चुअल रियलिटी का कैसे यूज़ करते हैं इसमें? One way is by training in competencies to cope with the situation. These days, psychologists are using virtual reality technology to provide an environment wherein alcoholics and addicts can practice how to say no to drugs in realistic setting. अब ये बहुत अच्छा तरीका है, आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी का। जैसे सपोज आप वर्चुअल रियलिटी में एक देख सकते हो ना, एनिमेटेडली देख सकते हो कि कोई आपसे बोल रहा है, ड्रग्स ऑफर कर रहा है आपको कोई, और आप उसको मना कर रहे हो, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो मना करने की।
तो VR environments consist of certain cues and settings that a rehabilitated person might find challenging. अब इसमें क्या करते हैं, ये इस तरह के सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बना देते हैं, जैसे उसको एक बार टाइप की चीज़, जैसे जब वो वर्चुअल रियलिटी वाला उसने पहना होगा तो उसको ऐसा फील होगा कि वो बार में खड़ा हुआ है। बार में क्या होगा कि उसके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी होगी, उसको दिख रहा होगा आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं। और भी हो सकता है, जैसे रेव पार्टीज़ वगैरह की भी वर्चुअल रियलिटी सेटिंग्स बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसा रूम दिखा सकते हैं जिसमें ड्रग्स पड़े हुए हैं, तो वो एक्चुअली में वो ऐसी जगह, इसको लगेगा वो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट एकदम रियल की तरह ही होते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअली में फील होगा कि वो ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे उनके आसपास लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं ड्रग्स, या वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको क्रेविंग होगी देख के। अब साइकोलॉजिस्ट वहीं पे उसको सिखाना शुरू करेगा कि कैसे उसने उस चीज़ को मना करना है, कैसे कोप अप करना है, कोपिंग स्किल्स डेवलप करने हैं, तो उसमें ट्रेनिंग होगी उसकी। एंड वही ट्रेनिंग जो वर्चुअल रियलिटी में हुई है वो उसको रियल लाइफ में यूज़ करेगा एक्चुअल में, जब वो सिचुएशन में जाएगा। तो जब उसको एक बार प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना उस चीज़ की वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, तो वो रियल लाइफ में इजीली वो कर सकता है उसको यूज़। रोल ऑफ सोशल एजेंसीज। सोशल एजेंसीज क्या हैं, जो हेल्प करती हैं, सोशल ग्रुप्स वगैरह बना के हेल्प करती हैं। तो इंडिया में जो है, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैज ट्रेडिशनली बीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली और द सोशल ग्रुप द एडिक्ट्स बिलोंग टू। However, there has been a greater appreciation of the role of social agencies due to realization that drug addiction is a medical problem and needs to be tackled holistically. In contrast, social agencies have played a significant role in the West since long. तो सोशल एजेंसीज हैं, पहले एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि इंडिया में पहले ये सब काम फैमिली मेम्बर्स ही करते थे। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम में है तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि किसी तरीके से उस पर्सन को ठीक करें या उसको बचा के रखें उन सब चीज़ों से। लेकिन अब काफ़ी रियलाइजेशन हो गई है इस चीज़ की कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मेडिकल नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, इसमें सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं और मेडिकल भी होते हैं। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इतनी सारी जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके लिए सोशल एजेंसीज अब आ गई हैं बहुत सारी। एक इन्होंने नाम भी दिया हुआ है, अल्कोहलिक एनोनिमस, AA, ये नाम पहले भी आया था। इसमें ये बडी सिस्टम का यूज़ करते हैं। बडी सिस्टम मीन जैसे आपका कोई फ्रेंड बना दिया या 3-4 ऐसा फ्रेंड का ग्रुप बना दिया, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और कुछ भी शेयर कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने गलती से कहीं पे किसी ने ऑफ़र किया था और उन्होंने ले लिया, जैसे हम सपोज वो डिस्कस कर रहे थे कि एक अपने दोस्त से मिलने गया, उसने उसको ऑफ़र किया, उसने खा लिया, तो वहाँ पे वो अपनी ये चीज़ को बता के अपनी प्रॉब्लम को उसी टाइम शेयर कर सकता है। तो फॉरगिवनेस फॉर लैप्स टू बिल्ड सेल्फ वर्थिंग एंड एलिवेटिंग द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ताकि आइसोलेशन ना हो। पर्सन गलत डिसीजन कब लेता है, जब उसको समझ में नहीं आता है किससे वो बात करे और वो अकेला पड़ जाता है और वो गलत डिसीजन ले लेता है। इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं, ताकि सपोज वो एक बार लैप्स कर भी जाए तो वो डिस्कस कर ले अपने ग्रुप में और उसके बाद उसका ग्रुप उसको इतना सपोर्ट करे कि वो आगे दोबारा से ऐसी गलती ना करे। द नेचर ऑफ वर्क ऑफ सोशल एजेंसीज इन इंडिया ब्रॉडली ऑफ 3 काइंड। तीन टाइप के वर्क हैं। एक तो है रिसर्च ऑन द एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्यूज इन सोसाइटी। अब क्या करेंगे, पहले तो रिसर्च करेंगे कि इंडियन सोसाइटी में उस पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा ड्रग अब्यूज हो रहा है, और एक एपिडियोमोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितना फैला हुआ है ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है। सेकेंड है उसका प्रिवेंशन करेंगे, कैसे रोका जा सके। तीसरा रिहैबिलिटेशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन सच एज UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, इसका फुल फॉर्म है UN ऑफिस ऑन ड्रग्स ऑन क्राइम, UNODC, एंड ICMR तो काफ़ी फेमस हो गया है, अब तो सबको पता ही है ICMR क्या करता है। आर इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। तो ये लोग क्या करते हैं, ये रिसर्च वाला काम कर रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देते रहते हैं जो इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगी। देन देयर आर एजेंसीज लाइक NGO एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसीज हैं, वो भी एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ के ऊपर काम कर रही हैं।
तो जो पहला वाला काम है रिसर्च वगैरह वाला, वो कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। दूसरा वाला जो काम है वो गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं, जो एनजीओज हैं और स्पॉन्सर्ड एजेंसीज हैं। वो एजुकेट करती हैं टारगेट ग्रुप को, उनको कोपिंग स्किल सिखाते हैं, उनकी सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव करने के लिए उनको एजुकेट किया जाता है। सम एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह करते हैं जैसे। उसके बाद सम एनजीओज इवन यूज स्ट्रीट प्ले, आपने कई बार देखा भी होगा, बहुत सारे स्ट्रीट प्लेज भी होते हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है। और उसके बाद जो तीसरा काम है, जो ये वाला काम है रिहैबिलिटेशन, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये वाला काम यहाँ पे हो रहा है। अदर एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन रिहैबिलिटेशन, जैसे एग्जाम्पल अर्पण। अर्पण का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ रिकवरिंग पीयर एक्शन नेटवर्क। द वर्ड मीन्स टू प्रेजेंट और टू ऑफर इन डेडिकेशन, मतलब अर्पण एक हिंदी संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है ऑफर करना या अपने आप को प्रेजेंट करना डेडिकेटेडली किसी को। तो अर्पण वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल फॉर मैनी रिकवरिंग पर्सन, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सब ये लोग करते हैं। हैंस द नीड फॉर अ पीयर ग्रुप टू मोटिवेट द पेशेंट, तो इसमें वो एक पीयर ग्रुप क्रिएट करते हैं, जिस जैसे सोशल ग्रुप होता है उस टाइप का, हेल्प करने के लिए। और उस पर्सन को, पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स को टॉलरेट करना सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको। उनकी जो सोशलाइजेशन हो रही है, अगर उनका गलत कोई ग्रुप है उससे उनको दूर करते हैं, गलत ग्रुप से अगर वो सोशलाइज करता है तो। फ्यू सोशल एजेंसीज हैव कम अप that seek to provide a therapeutic community to rehabilitation drug users. For example, Kripa Rehabilitation Center (KRC) offers a non-discriminative, supportive community living, helping people to introspect and bring about changes in their lifestyle. तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से थेराप्यूटिक इंटरवेंशन का यूज़ कर रहे हैं। उसमें ये क्या करवाते हैं, उसमें ये योगा करवाते हैं और इसमें ताइची करवाते हैं। ताइची क्या है? ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट फॉर्म है। और सीक्स टू ब्रिंग अबाउट लाइफस्टाइल चेंज, इससे क्या होता है कि उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आना शुरू हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ KRC's होलिस्टिक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर डी एडिक्शन हैज़ बीन एम्पिरिकली स्टडीड। अपर्णा Tamhankar and her co-workers 2005 studied the effect of KRC de-addiction program on 40 employees of Bharat Petroleum Corporation Limited. Out of 40 clients, 18 recovered completely from addiction and 80% remained sober for 3 months. तो ये इन्होंने चेक करा था, इम्पीरिकली स्टडी मतलब साइंटिफिकली इसको पूरा प्रॉपरली इसको चेक करा था, स्टडी करा था इसके ऊपर कि ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है KRC, इनकी जो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है योगा और ताइची वाली, इससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने जो लिए थे 40 एम्प्लॉयज़ थे BPCL के, उसमें से देखा कि 18 लोग जो थे वो टोटली रिकवर हो गए थे और 18 के भी 80% जो थे वो 3 मंथ तक सोबर थे। मतलब सोबर का मतलब उन्होंने दोबारा कभी नहीं लिया, ड्रग्स को कभी हाथ नहीं लगाया फिर से। तो ये था रिहैबिलिटेशन। फिर अब हम क्राइम्स की रिहैबिलिटेशन, क्रिमिनल्स की जो होती है रिहैबिलिटेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।